हेलो बच्चों, हम लोगों का इंट्रोडक्टरी क्लास तो हो चुका है और आज हम खास करके 2026 के प्रारंभिक महीनों में जो क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों का फाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लाए हैं। मतलब आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके ढेर सारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मेरे वॉइस में मिलने वाला है और अच्छे कंसेप्ट में भी मिलेगा। इसीलिए बिना समय को वेस्ट करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और पहला यूनिट का जो नाम है क्लास 12 के फिजिक्स में, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर विद्युत। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर विद्युत। मतलब ये मेरा कहना है कि इस इकाई में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि विद्युत स्थिर रहने वाला है। अब तुम कहोगे विद्युत से क्या मतलब है? तो विद्युत से मतलब यहां है आवेश को। विद्युत से किसको मतलब है? आवेश को। और इस पूरे इकाई में तुम्हारा आवेश स्थिर रहने वाला है। मतलब अगर कोई वस्तु है और उसके सतह पर आवेश मेरा है तो वह स्थिर रहेगा इस यूनिट के अंदर। मतलब इस इकाई जिसका नाम दिए हैं स्थिर विद्युत की, इसके अंतर्गत। अब आवेश के बारे में हम लोग थोड़ा इसका इतिहास जानेंगे। चूंकि आवेश का चर्चा किए हैं और ये पहला क्लास है तो हम आवेश के थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। तो सबसे पहले जो एक यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक, जिनका नाम था थेल्स ऑफ माइलिटस। थेल्स ऑफ माइलिटस, इन्होंने सर्वप्रथम आवेश का एक घटना देखा। हालांकि पर्पस ये नहीं था कि हम आवेश घटना को देखने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या किए, एक पीला रंग का पारदर्शी पत्थर था जिसका नाम था अंबर। अंबर का दो मतलब, एगो आकाश और एगो अंबर का मतलब यहां पर जो होगा वह पीला रंग का लगभग पारदर्शी पदार्थ होता है। वो पारदर्शी पदार्थ से मेरा मतलब है यहां पर अंबर। और इसको मतलब जो अंबर है इसको हिंदी में ऐसे भी लिखा जाता है या इसको अंबर ऐसे भी लिखे, दोनों सेम चीज है। तो वो क्या किए, हो सकता है उसको ऊन के कपड़ा में या रेशम के कपड़ा में वो पीला कलर वाला, पीला रंग वाला पारदर्शी पत्थर को लपेट के रख दिए होंगे। और कुछ दिनों बाद ऐसा घटना हुआ कि उन्होंने देखा कि उस पत्थर में छोटे छोटे घास जो होता है, घास जिसको कहते हो वो, या हो सकता है पक्षी का जो पंख होता है वो, उसमें उनको उस पीले कलर के पत्थर में उनको सटा हुआ मिला। तो सटा हुआ मिला तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें ये चीज सटा हुआ है, इसका मतलब इस घटना को सर्वप्रथम ऑब्जर्व कौन किए थे? थेल्स ऑफ माइलिटस। मतलब उन्होंने ये देखा सिर्फ कि ऐसा हुआ, किस कारण से हुआ इसका वर्णन इन्होंने नहीं किया। इस किस कारण से हुआ इसका थोड़ा सा चर्चा विलियम गिलबर्ट ने किया, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। विलियम गिलबर्ट साहब। और विलियम गिलबर्ट ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रथम बार इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया, इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम विलियम गिलबर्ट ने। और ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से? तो ये इलेक्ट्रिसिटी आया ELECTRICITY
ELECTRON, ध्यान देना इसके वर्ड मीनिंग पर। ELECTRON हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन जो है यह ग्रीक वर्ड है। यह कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वही अंबर, अंबर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं एम्बर। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब बाद में जाके यही इलेक्ट्रॉन मॉडिफाई होके आ गया ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब मेरा ये है कि विलियम गिलबर्ट साहब ने इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? इलेक्ट्रॉन से आया। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ग्रीक वर्ड है, इसका हिंदी अंबर होता है, और बाद में जाके मॉडिफाइड होकर यही इलेक्ट्रॉन बना, जिसका वर्ड मीनिंग तुम देखो, यहाँ के है, यहाँ सी है, इलेक्ट्रॉन। फिर इतना से काम नहीं चला। इसके बाद एक बात जो यहां पर ध्यान रखने वाला है वो ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने चर्चा किया विलियम गिलबर्ट ने, इसलिए इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर कहा जाए, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेगा किनका नाम? तो वही विलियम गिलबर्ट। देखो विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट बोलेंगे। लेकिन इतना काफी नहीं था, प्रयोग जारी रहा। तब आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या किए? बेंजामिन फ्रैंकलिन तुमको बताए कि आवेश दो प्रकार का होता है। उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया। एबोनाइट के रड को ऊन से रगड़ा, या तुम ऐसा कह सकते हो कि ग्लास के रड को रेशम से रगड़ा। तो किस पर क्या आवेश आया वो बाद की बात है, अभी हम उस बात में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उस बात में जाएंगे तो फिर मेरा ये पीछे छूट जाएगा ऑब्जेक्टिव। इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और ये बताए कि आवेश दो तरह का, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ये जो चिन्ह देख रहे हो ये डॉक्टर वाला प्लस, इसका उन्होंने नाम धनात्मक, और ये जो है इसका नाम इन्होंने ऋणात्मक रखा। धनात्मक और ऋणात्मक मतलब ये बात इन्होंने स्पष्ट किया कि आवेश दो प्रकार का होता है। यहां से आवेश का प्रकार आया, और इन्होंने यह भी बताया कि समान आवेश जो होता है वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब प्रतिकर्षित करता है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समान आवेश मतलब क्या है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं यहां पर, तुम जरा सोचो इसमें कौन समान आवेश है और कौन विपरीत या असमान आवेश है। ये चार हम लिखे हैं, इन चारों में तुम देखो कौन समान आवेश है और कौन असमान आवेश है। ये समान और असमान आवेश जो हम लोग देखेंगे वो इसको देखकर बोलेंगे, ये चिन्ह को देखकर बोलेंगे। अगर यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो हम कह देंगे कि ये दोनों समान आवेश है। समान आवेश है मतलब इनके दोनों प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को धक्का देगा, दूर भेजेगा एक दूसरे से, नजदीक आएगा नहीं। तो ये वाला बात होगा। यहां देखो दूसरा, ये अगर तुमको कहे ये कैसा हो गया? समान आवेश। अभी दूसरा के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, असमान, ये हो गया तुम्हारा असमान आवेश। फिर देखो तीसरा नंबर, फिर देखो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, इसका मतलब ये कैसा? समान। लो यही लिख देते हैं समान आवेश। अभी यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, फिर दोनों माइनस माइनस, इसीलिए समान आवेश। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 3 4 जो तुमको दिख रहा है, 1 3 और 4, ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित। ये प्रतिकर्षित करेगा। ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और 2 नंबर,
असमान आवेश होने के कारण ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। एकदम ध्यान देना है यहाँ पर, आकर्षित करेगा। मतलब अब तुम इस बात को समझने में कामयाब हुए कि कब दो आवेशों के बीच आकर्षण होगा और कब दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा। समझ गए? समान आवेश कैसे पता करेंगे? चिन्ह देखकर। अगर दोनों का चिन्ह समान है, समान आवेश हुआ, प्रतिकर्षण करेगा। दोनों का चिन्ह विपरीत है और समान आवेश कहेंगे, आकर्षण करेगा। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो यहां अभी पहला क्लास में तुम ये जानो कि जहां भी अभी के बाद तुमको मिलेगा स्थिर आवेश, आंख मूंद के बोलना कि स्थिर आवेश केवल और केवल, ध्यान देना, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा बताओ? उसका आंसर होगा मेरा कि केवल विद्युतीय क्षेत्र, मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन तुम देखो, कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने ज्ञात किया था। अब यहां थोड़ा सा डिटेल हम तुमको बताएंगे ताकि तुमको ये क्वेश्चन याद रहे। यहां देखो विद्यार्थी को कंफ्यूजन क्या होता है कि उसको लगता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने ज्ञात किया था, और ऑप्शन देखो जे थॉमसन भी है। तो विद्यार्थी को कंफ्यूजन ये शुरू हो जाता है कि हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन किए थे, मतलब इलेक्ट्रॉन का वो खोज किए तो उस पर आवेश कितना मान होता है यो जे थॉमसन ने निकाले होंगे। नहीं नहीं नहीं, एकदम ऐसा नहीं समझना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन किए थे, बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा, इस बात का खोज मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहां देखो मिलिकन साहब का नाम है, मिलिकॉन करके लिखा हुआ है। तो ये यहां पर इसका आंसर जो होगा दूसरा का वो होगा बी, मतलब मिलिकॉन। एकदम ध्यान रखना है। अब मिलिकॉन साहब को चर्चा हुआ, इनका एगो फेमस प्रयोग है, एकदम फेमस प्रयोग है, कहते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अभी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कौन सी है? ऑयल मतलब तेल, ड्रॉप मतलब बूंद, और प्रयोग मतलब तेल के बूंद उठाए और उसे प्रयोग करना शुरू किए। वो क्या किए, दो गो क्षैतिज नुमा प्लेट लिए धातु का और उसको वोल्टेज से जोड़ दिए, मतलब बैटरी लगा दिए होंगे। इससे क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र देना शुरू किया, और उस विद्युत क्षेत्र में ढेर सारे तेल के बूंद का प्रयोग किए, उसके गति के बारे में अध्ययन किए और बहुत सारा और सारा प्रयोग उसमें करके उन्होंने ये डिसाइड किया और बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का परिमाण होता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। हम यहाँ परिमाण ले रहे हैं, हम यहाँ पे चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, तो बोलना माइनस, इसमें माइनस लगा देना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर तुमसे पूछेगा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कहां से आया जी? तो कहना मिलिकन साहब कैसे, कौन प्रयोग किए थे? अपना मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसके आधार पर ही बताए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक बात ये, दूसरा बात यहां जो जानने की जरूरी है, इसका भी खूब क्वेश्चन इससे आता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं, आवेश के प्रॉपर्टी है, बड़ा फेमस प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। हिंदी में आवेश क्वांटमीकृत होता है। मतलब क्वांटमीकृत मतलब क्या हुआ कि आवेश का क्वांटमीकरण अगर तुमसे बोला जाए कि किसने बताया सर्वप्रथम, तो तुरंत कहना मिलिकन साहब ये बताए थे कि किसी भी पिंड पर जो आवेश होगा वह एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश का परिमाण होता है उसका पूर्ण गुणज होगा। कहने का मतलब ये जो Q बराबर NE तुमको आगे बताएंगे, हम आगे क्वेश्चन आएगा, हम उसमें और इसके बारे में बताएंगे, लेकिन यहां जान लो कि वो बोले इलेक्ट्रॉन हुआ और ये n जो होगा ये पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब कौन सी? n का मान +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मतलब n का मान 1.5 नहीं होगा, 1.7 नहीं होगा, होगा इस तरह से पूर्ण गुणज के रूप में होगा।
ध्यान रखना है इस बात को। तो अगर कोई बोलेगा कि आवेश के क्वांटमीकरण किसने दिया, तो मिल्टन साहब। कहां से? वही ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आया है, एकदम दिमाग में रखना है। तो चलो यहां पर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने ज्ञात किया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, और आवेश किसने ज्ञात किया था ये वाला आवेश, तो मिल्टन साहब। तो दूसरा का आंसर बी यहां पर हम लिख दिए हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कि यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या ऑप्शन में है बढ़ जाएगी, दूसरा है त्रिज्या घट जाएगी, और तीसरा है त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसको जानने के लिए क्या करो तुम, एक छोटा सा चीज बताते हैं, इससे क्या होगा तुम्हारा ये सवाल और ये चौथा है ये भी, इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको, और इसके साथ साथ 3-4 क्वेश्चन और का सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे? सो देखो, जैसे यहां पर तुम क्या करो, तुमको मालूम चल चुका है कि आवेश दो प्रकार के, धनावेश मतलब ई प्लस, और ऋणावेश मतलब माइनस। अब यहां पर जो आता है, एक बात आता है द्रव्यमान, दूसरा आता है त्रिज्या, और तीसरा आता है आकार। अब ध्यान से सुनो इसके बारे में कि अगर मान लो कोई पिंड है, गोलाकार है, उस पर तुम धन आवेश दिया तो क्या होगा, धन आवेश दिया तो उससे क्या होगा। तो सबसे पहले तुमको यह समझना होगा कि सर ये धन आवेश देंगे मतलब क्या, तुम्हारे मन में आएगा अच्छा धन आवेश मतलब प्रोटॉन होता है, क्या प्रोटॉन ले जाकर रख देंगे, नहीं नहीं नहीं, एकदम ऐसा नहीं समझना है। ऋण आवेश मतलब, तो यहां से समझो धनावेश और ऋणावेश का मतलब। पहले सबसे पहले धनावेश और ऋणावेश का मतलब समझने से पहले तुमको यह समझना होगा कि किसी भी पिंड को आवेशित होने से तुम क्या समझते हो। मतलब अगर कोई पिंड आवेशित है तो इससे तुम्हारे माथा में कौन सा बात गया, तो हम कहेंगे जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, यहां से सभी बात को एकदम अच्छे से सुनना है। अगर तुमको हम बोले कि कोई पिंड आवेशित है, इसका मतलब यह समझना है कि उस पिंड पर इलेक्ट्रॉन आया होगा या उस पिंड से इलेक्ट्रॉन गया होगा, एकदम यही बातें हैं। अगर कोई पूछा, मान लो राह चलते पूछा, अरे बताओ कोई पिंड आवेशित है, इससे तुम क्या समझा, तो हम कहेंगे कि किसी पिंड का आवेशित होने का मतलब होता है उस पिंड पर इलेक्ट्रॉन का आकर जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का उससे हटना, बस इतने बोलना है। फिर कहेगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन क्यों नहीं आकर जुड़ सकता है, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगा। तो जरा, या प्रोटॉन को क्यों नहीं निकालेंगे, तो जरा ध्यान से सुनना। होता क्या है, एक तो इसका जवाब ऐसे भी दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम के ऑर्डर में होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 10⁻27 किलोग्राम के ऑर्डर में होता है। तो कौन दोनों में हल्का, बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। पहले हल्का भारी तब ना बताएगा किसका द्रव्यमान ज्यादा है। ये बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में द्रव्यमान किसका ज्यादा, प्रोटॉन का, क्योंकि 10⁻27 है, और ये किस ऑर्डर में है, इलेक्ट्रॉन 10⁻31 में। तो प्रोटॉन भारी, इलेक्ट्रॉन हल्का, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा होता है प्रोटॉन की तुलना में। आपको ये मोबिलिटी कहां से आ गया, विद्युत धारा में बताएंगे, एकदम बताएंगे हम, इसीलिए इसका अभी प्रयोग इस शब्द का नहीं करना चाह रहे थे। गतिशीलता, मोबिलिटी का हिंदी गतिशीलता होता है। फिलहाल जान लो कि इलेक्ट्रॉन का गतिशीलता प्रोटॉन से ज्यादा होता है। लेकिन और अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसा समझो कि तुम कोई तत्व लेकर बैठे, तत्व में बहुत सारा परमाणु है, तुम एगो परमाणु लेकर बैठे, आज हम इस पर प्रयोग करेंगे। तुम प्रयोग करना शुरू किया, मान लो तुम फ्लोरीन उठाया, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। तुम क्या किया कि उससे एगो इलेक्ट्रॉन निकाला। तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम बाहरी कक्षा से, क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का पकड़ तनी कमजोर होता है, ठीक बात है। तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब तुम कहोगे नहीं सर हम प्रोटोने निकालेंगे, तो तुम फ्लोरीन वाला लेकर बैठा था, तो उसमें मान लो बहुत सारा परमाणु है, एगो परमाणु उठाया और उस परमाणु के नाभिक में से तुम प्रोटॉन निकालेगा, क्योंकि तुम जानता है कि प्रोटॉन नाभिक में होता है। अब तुम प्रोटॉन निकाला, तो एगो प्रोटॉन जही तुम निकाला तो परमाणु संख्या कितना हो गया, पहले 9 था, अब हो गया 8। मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन कौन सी में बदल गया, ऑक्सीजन में। तुम लेकर बैठा था फ्लोरीन का अध्ययन करने के लिए, बना दिया उसको ऑक्सीजन, यहां तो जादू हो गया। इसीलिए प्रोटॉन को नहीं निकालेंगे, निकालते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं। मतलब अगर तुम प्रोटॉन को निकालेगा तो उस परमाणु का गुण ही बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको तुम मेन कारण कह सकते हो।
इसीलिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि हम लोग किसी भी अगर पिंड की बात करेंगे और उसको आवेशित होने की बात करेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालेंगे। तो ये तो तुमको समझ में आ गया कि पिंड के आवेशित होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को जुटना या उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब धनावेशित है पिंड, जरा सोचो, पिंड धनावेशित है तो मतलब क्या? इसमें दो बात कि सर पिंड धनावेशित है, इसका मतलब उसमें केवल और केवल धन आवेश होगा। तुम ऐसा सोच लिया, तुम्हारा दोस्त एगो ऐसा सोच रहा है कि ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि पिंड के पास 10 इलेक्ट्रॉन और उसी पिंड पर 15 गो इलेक्ट्रॉन, सॉरी 15 गो इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 15 गो प्रोटॉन। मतलब फिर से सुनो, उस पिंड पर 10 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन। अब क्या होगा कि तुम जरा सोच के देखो, 10 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को खत्म कर दिया, मतलब उदासीन कर दिया। बचा क्या गो प्रोटॉन? 5 गो। ये 5 गो जो प्रोटॉन बचा उसका उस पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक, इसलिए पिंड पर आ गया धन आवेश। तो क्वेश्चन यो है इसमें, ये भी क्वेश्चन है कि अगर कोई पिंड धनावेशित है इसका मतलब क्या तुम समझा? केवल उसमें प्रोटॉन है? अरे नहीं नहीं नहीं, केवल प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। ज्यादा होगा तो मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन को खत्म कर देगा, बाकी जो बचेगा प्रोटॉन उसका जो स्वरूप होगा धनात्मक वाला होगा, तो वो पिंड धनावेशित हो जाएगा। तब इतना लंबा चौड़ा बार बार हम डिटेल नहीं देंगे, हम उसको एक लाइन में ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ जी, तो तुम समझ जाएगा अच्छा इलेक्ट्रॉन कमी हुआ मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन शुरू में था, परमाणु उदासीन था विद्युतीय रूप से। हम क्या इलेक्ट्रॉन घट गया, मतलब तुम सोचा इलेक्ट्रॉन घट गया, सर इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर ले गए, तो अब क्या हो गया? हम कह रहे 5 गो निकाले इलेक्ट्रॉन, तो अच्छा पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, बचा क्या गो? 5 गो इलेक्ट्रॉन बचा। हम इतने बोले प्रोटॉन निकालें, प्रोटॉन तो ऐसे ही रहेगा 10 गो, तो 5 गो इलेक्ट्रॉन है 10 गो प्रोटॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को खत्म किया, उदासीन किया, 5 गो प्रोटॉन अभी वो बचल है। तो उस पिंड का प्रकृति कैसा होगा? आवेश का प्रकृति धन आवेशित, इसीलिए धन आवेशित का मतलब वो है। तो हम अभी इतना लंबा चौड़ा बार बार नहीं बोलेंगे, हम यही बोलेंगे धन आवेशित का मतलब अरे इलेक्ट्रॉन की कमी, समझना अच्छा, इलेक्ट्रॉन कमी मतलब धनावेशित होना। तो यहां पर धनावेशित का मतलब ही हुआ। ठीक उसी प्रकार इनावेशित होने का मतलब हुआ उस पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और केवल इलेक्ट्रॉन दोनों में फर्क होता है। तो उसी प्रकार जैसे यहां पर बताए कि धनावेशित होने का मतलब केवल धन आवेश या धन आवेश की अधिकता, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर बोले कोई पिंड ऋणावेशित है तो यह समझना है कि पिंड पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, किसके तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा है। तो यहां बताओ धनावेशित है, तो बोले थे अभी 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को खत्म किया, 5 प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन मतलब 5 को धनात्मक आवेश उस पर। अच्छा 5 धनात्मक आवेश समान प्रकृति होने के कारण बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब प्रतिकर्षण, तो पांचों एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। तो प्रतिकर्षित करने से क्या हुआ कि उसका आकार थोड़ा सा बढ़ गया, तो आकार बढ़ गया। और अगर कोई गोलाकार चीज है और उसका आकार बढ़ गया तो तुमको समझ में आ जाएगा अच्छा छोटका गेंद बड़का फुटबॉल, छोटका गेंद की त्रिज्या कम होता है सर, बड़का फुटबॉल त्रिज्या ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि अगर आकार बढ़ गया तो त्रिज्या भी बढ़ गया। फिर वही बात ऋणावेश में, अगर ऋणावेश मान लो ज्यादा हो गया, मान लो कि ऋणावेश ज्यादा होने का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन अब 5 प्रोटॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन चल गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन अभी भी ज्यादा है। फिर वो 5 इलेक्ट्रॉन सबका प्रकृति समान है, तो समान प्रकृति वाला आवेश क्या करता है? प्रतिकर्षित। फिर वो तनिक बढ़ा देगा उसका आकार, तो आकार बढ़ गया। अगर गोलाकार चीज है तो उसका त्रिज्या भी बढ़ गया। आकार बढ़ने का मतलब गोलाकार चीज का त्रिज्या बढ़ जाना, लो बढ़ गया। अब द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। तो यहां कह रहा है अगर किसी पिंड पर धनावेश है तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा? तो जरा सोच के देखो, धनावेश होगा तो हमको एक लाइन बोले थे कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तुम कहेगा अच्छा इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी हुआ सर इसका मतलब आवेश क्या होगा? घट जाएगा। तो हम कहेंगे यहां पर आवेश क्या होगा? घट जाएगा। और ऋणावेश होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाना, तो आवेश द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा। जैसे मान लो एटम को मान लो लड्डू बुनिया वाला, और इलेक्ट्रॉन को मान लो वो लड्डू पर जो बुनिया सटल रहता है का वो ऊ वाला।
तो अगर तुमसे हम कहें कि इस लड्डू से वो बुनिया गया, मतलब ये परमाणु से वो इलेक्ट्रॉन गया, तो लड्डू का द्रव्यमान क्या होगा? तनी कम जाएगा। कितना कमेगा? एगो बुनिया जितना द्रव्यमान होगा उतना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान कम जाएगा अगर किसी पिंड से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर उस पिंड पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब पहले से लड्डू है, परमाणु, लड्डू को परमाणु मान लो, और इलेक्ट्रॉन को उसका एगो बुनिया जो सटल रहता है, एगो बुनिया उठाए और इस लड्डू पर धर दिए। पहले से लड्डू द्रव्यमान था और अब एगो छोटकी बुनिया लाके इस पर धर दिए। तो ये बात अलग है, तुम तोलोगे तो तुमको दुकानदार ज्यादा पैसा नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है अरे इसका द्रव्यमान बढ़ा होगा, लेकिन इतना न कम बढ़ा होगा कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर इसको पूरा अगर सही ढंग से सोचो तो द्रव्यमान तो बढ़ा, हाँ भले ये बात अलग है कि बहुत कम बढ़ा, लेकिन बढ़ा तो जरूर। इसीलिए यहाँ पर अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कमी का मतलब द्रव्यमान घटा, और ऋणावेश है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब द्रव्यमान बढ़ा। तो ये जो हम बनाए थे यहाँ पर टेबल, उस टेबल के अनुसार तुम ही बताओ, यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? अरे आवेशित किया जाता है, या तो धन आवेशित किया गया होगा या तो ऋण आवेशित। और हम देखो ये टेबल, देखो यहाँ धन आवेशित करें या ऋण आवेशित करें, उसका आकार क्या हो रहा है? यहाँ देखो, देखो ये आकार देखो बढ़ ही रहा है। धनावेशित करें या ऋणावेशित करें, अगर वो कोई गोलाकार वस्तु है, देखो यहाँ पर त्रिज्या भी क्या रहा उसका, बढ़ ही रहा है, देख लो बढ़ रहा है। तो यहां से यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है, द्रव बूंद गोलाकार, और उसको आवेशित किया, या तो तुम धन देगा या तो ऋण आवेश देगा। तो टेबल में देख लो, धनावेशित रहा तैयो, ऋणावेशित रहा तैयो, उसका आकार और त्रिज्या दोनों बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में, ऑप्शन में ऐसा भी रह सकता था, उसके आकार के बारे में बात करता, तैयो बढ़ेगा, त्रिज्या है तैयो बढ़ेगा। तो इसका आंसर जो होगा उसकी त्रिज्या क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो तीसरा का सही आंसर होगा ए, मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब देखो चौथा क्वेश्चन, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार, वही क्वेश्चन है, देख लो यहाँ बोला आवेशित किया जाता है तो उसकी यहाँ बोला त्रिज्या, और यहाँ बोल रहा आकार, जो भी कुछ देर पहले हम बोले थे आकार आ गया। तो फिर वही बात है कि साबुन का बुलबुला कैसा, गोलाकार, देखा होगा बच्चा कैसे फूकते हुए साबुन के अथी हाथ में लपेटते से फेंकता है ना, तो वही बड़ा गोल गोल ऊपर उड़ता है, तो वो गोलाकार होता है। गोलाकार हुआ तो उसको आवेशित किया, आवेशित किया मतलब या तो धन आवेशित या तो ऋण आवेशित किया, और दोनों केस में क्या होता है? आकार बढ़ता है। और कोई गोलाकार चीज का आकार बढ़ने का मतलब है उसका त्रिज्या भी बढ़ना, ठीक है, तो उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा इसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो क्या ऑप्शन है? बी, इसका भी आंसर बी होगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, धनावेशित वस्तु में होती है, बोले थे तुमको कि अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब ई, दो बात तुम्हारे खोपड़ी में जाएगा, क्या? पहला ई कि केवल धन आवेश है, दूसरा ई समझ में आएगा कि धन आवेश की अधिकता है। ये दोनों अलग चीज है, केवल धन आवेश है और धन आवेश की अधिकता है। केवल धन आवेश मतलब तुम्हारे मन में ऋणात्मक आवेश का बात तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम कहें धन आवेश की अधिकता है तो तुम्हारे मन में ये आ सकता है, अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन तो 12 प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल किया, 2 प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब पिंड पर कैसा हो गया आवेश? नेट आवेश कैसा हो गया? धनात्मक, तो धनात्मक आवेश हो गया। तो यहां पर वही बात कर रहा है कि धनावेशित वस्तु में होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तीसरा प्रोटॉनों की कमी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो धनावेशित वस्तु में क्या होगा? बताए थे कि हम एक लाइन में बोलेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पचमा जो होगा इसका आंसर होगा तुमको फिफ्थ क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, धनावेशित वस्तु में होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 2 पर आते हैं, 6 नंबर है कि एक वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है। देखो एक वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है तो क्या लिखा है? इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के। बात सही है कि नहीं? पूरा एक्सप्लेन किए हैं पहले, तो बिल्कुल सही बात है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल कर। अच्छा कह रहा है इसमें कुछ प्रोटॉन जोड़कर, नहीं,
किसी पिंड का आवेशित करने का मतलब हम यही जानते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, कुछ प्रोटॉन नहीं निकालेंगे ना प्रोटॉन जोड़ेंगे। तीसरा है इससे कुछ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, वो नाभिक में रहता है, फिर झंझट। लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो निकालेंगे तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश होता है क्या, नहीं होता है, तो यह नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं की बातें हटाओ, तो मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, एक वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर, क्योंकि जो ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसमें क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा और जितना घटा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा कुछ बचे हुए प्रोटॉन को कैंसिल करेगा और बाकी प्रोटॉन उस पर अधिकता में रहेगा, जिसके कारण वो वस्तु धनावेशित हो जाएगा। तो जो छठा क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन होगा ए, कि एक वस्तु को धनावेशित कैसे किया जा सकता है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के। अब सातवां क्वेश्चन देखो, सबसे छोटा आवेश है। अच्छा, सबसे छोटा आवेश है, यहां देखो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन वाला में तनी तुमको कंफ्यूजन हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन की और आवेश बताए थे मिलिकन, ठीक इसी टाइप का एक छोटा सा कंफ्यूजन यहां पर है, कुछ मिलता जुलता। देखो कैसे अभी सो सबसे छोटा आवेश है, ये एक क्वेश्चन हुआ और इसी में क्वेश्चन यही आता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। अगर तुमको बोला कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तब तुम बोलना स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब एससी का मतलब हुआ स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब। और अगर तुमको बोला आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ध्यान देना दूसरा कलर से लिखते हैं, क्यों लिख रहे हैं तुमको भी पता चलेगा अभी तनी देर में। फैराडे होता है। अच्छा एगो बात आरो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। अब इसके डिटेल में ज्यादा अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बात यहाँ कंफ्यूजन फिर होता है। जैसे देखो हम लिखे फैराडे या यहां लिख देते हैं फैराड, ध्यान देना आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है या फैराड। तो यहां पर कहीं फैराड भी मिलता है, कहीं फैराडे भी। तो विद्यार्थी क्या सोचता है, अरे एक आर हट गया होगा गलती से, नहीं नहीं नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बोले तो फैराडे, फैराड नहीं बोलना है, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये सही है, ये फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ये सही है। और सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक क्या होगा सो बताओ। इसको यहां पे आवेश का सबसे छोटा मात्रक देखो, आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU या SC, जिसको हम स्टेट कूलम्ब कहते हैं, वही होता है, वही होता है। मतलब ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, पूछेगा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो ESU या SC, स्टेट कूलम्ब। SC मतलब S से स्टेट, C से कूलम्ब। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, याद कर लिए। अगला, अब तुम कहोगे सर ये SC ESU ये कौन सी है, ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आवेश का देखो, आवेश का 3 गो मात्रक, आवेश का 3 मात्रक कौन कौन, देखो 3 मात्रक, आवेश का 3 मात्रक। पहला
ध्यान देना, तीन मात्रक कौन सी? पहला बोल रहे हैं फैराडे, फैराडे। दूसरा बोल रहे हैं कूलम। तीसरा बोल रहे हैं ESU या इसी को कहते हैं स्टेट कूलम। और चौथा इसको कहेंगे EMU। मतलब तीन यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको तुम यहाँ ये लिख दो, आवेश का मात्रक, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, आवेश का मात्रक। फिर से लिख देते हैं इसको, आवेश का मात्रक। देखो फैराडे, कूलम, ESU, EMU। अभी फैराडे क्या है? ना तो SI मात्रक है और ना ही CGS है। SI और CGS मात्रक नहीं है, नहीं है। कूलम, कूलम कौन सी है? SI मात्रक है। ESI मात्रक हुआ किसका? आवेश का। ESU SC क्या हुआ? ये आवेश का CGS मात्रक है। EMU भी क्या है? ये भी CGS मात्रक है। अब तुम्हारे मन में ये बात आएगा कि सर ESU और EMU दोनों CGS मात्रक है आवेश का, तो कब ESU और कब EMU? इसके नाम में मुराद छिपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आवेश जहां अस्थिर रहेगा वहां पर ESU होगा, किसका मात्रक? आवेश का CGS मात्रक। लेकिन जब आवेश गतिमान होगा विद्युत धारा में, विद्युत धारा वाला बात, वहां पर जब जाएंगे तो वहां आवेश का अगर मात्रक हम CGS में बात करेंगे तो वहां पर हम EMU के बारे में बात करेंगे। मतलब आवेश स्थिर होगा तो उसका CGS मात्रक ESU, आवेश गतिमान होगा एक निश्चित दिशा में तो वहां पर आवेश का मात्रक EMU। और EMU को ही कहते हैं एब्सोल्यूट कूलम। AC, A से एब्सोल्यूट, C से कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। SC स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, यहाँ AC एब्सोल्यूट कूलम। अब इसमें एक रिलेशन भी होता है लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तुमको समझ के रखना पड़ेगा जितना हम चर्चा किए हैं। ये कंफ्यूजन तो एकदम नहीं होने देना है, एकदम ध्यान रखना, एकदम नहीं होने देना है। चलो, तो कहने का मतलब अगर यहाँ तुमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा आवेश है, तुमको सबसे छोटा आवेश का मात्रक नहीं पूछा है, अगर कह देगा सबसे छोटा आवेश का मात्रक है तब हो जाएगा SC। लेकिन कह रहा सबसे छोटा आवेश, तो मिल्टन साहब बताए थे प्रकृति में जो सबसे छोटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है और वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए सबसे छोटा आवेश अगर पूछें तो हम कहेंगे किसी पिंड पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर को सबसे छोटा आवेश कहेंगे। बाकी जो भी आवेश होगा इसका पूर्ण गुणज होगा, मतलब इसके बगल में 1E, 2E, 3E, -1E, -2E, -3E ऐसे होगा और सोन इसी तरह चलते रहेगा। तो सबसे छोटा आवेश कौन सी हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। मतलब सतमा का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा B। अब यदि कह रहा है Q1 Q2 लेस देन 0 है, ध्यान दो इनइक्वालिटी पर, इसको गौर से देखो। कह रहा है कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, इसका मतलब इसको बोलो, क्या बोलोगे? लेस देन 0 का मतलब तुम क्या बोलोगे इसको? बोलो बोलो। लेस देन 0 का मतलब मैथ की तरह नहीं बोल देना है कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, मतलब हम समझे में नहीं आएगा कि कौन सी बोल के निकल गए हम लोग। इसको ऐसे बोलो 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक, मतलब Q1 और Q2 दो आवेश है और इस दोनों आवेश का गुणनफल ऋणात्मक है। तो जरा सोचो, आवेश दो प्रकार के, अगर ये Q1 कभी प्लस लेंगे तो कभी इसी को क्या लेंगे? माइनस। ये प्लस हो सकता है तो माइनस हो सकता है, तो एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लिए। Q2 उसी तरह से, अगर ये माइनस तो ये कौन सी? प्लस। तुम कहोगे सर प्लस क्यों नहीं लिए? नहीं लेंगे क्योंकि इसका गुना क्या आना चाहिए? ऋणात्मक। तो हम जानते हैं कि जब प्लस का गुना करेंगे माइनस के साथ तो कौन सी आएगा? ऋणात्मक। माइनस से गुना करेंगे प्लस के साथ कौन सी आएगा? ऋणात्मक। इसका मतलब दो आवेश का गुणनफल ऋणात्मक है, इसका मतलब दोनों पर आवेश क्या है? विपरीत। और अगर आवेश विपरीत है
एक बार अगर आवेश विपरीत हो गया तो यहां पर हम कहेंगे, देखो यहां ये कौन सी हो गया, विपरीत, मतलब वही विपरीत मतलब असमान, जो बता चुके हैं, कोई नया बात थोड़े है। और ये माइनस प्लस यहां भी विपरीत। तो हम जानते हैं कि विपरीत आवेश मतलब असमान आवेश कौन सी करेगा, बोलो, आकर्षण की प्रतिकर्षण। तो जहां असमान आवेश होगा वहां होगा कौन सी, आकर्षण, अट्रैक्शन, आकर्षण। तो इसका सही ऑप्शन 8वां का क्या हो जाएगा, ये लो 8वां का ये हो गया। अब 9वां कह रहा यदि Q1 Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा है, इसे पढ़ना, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक। तो मतलब अगर कुछ ऐसा हो गया Q1 और Q2 धनात्मक है, कब धनात्मक होगा, दोनों को गुना करेंगे तो दोनों के चिन्ह समान होगा। देखो E प्लस तो यो प्लस, दोनों के चिन्ह समान होगा तब ना गुना करेंगे तो धनात्मक आएगा, बराबर धनात्मक। और अगर ये दोनों के चिन्ह समान है तो तुम्हारा मन में अक्सर प्लस से कह लिए, हम कहें लो माइनस, यहां भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दो का गुणनफल धनात्मक लाना है, और हम जानते हैं ऐसा तभी होगा जब दोनों के चिन्ह समान हो। ये हो गया पॉजिटिव। तो यहां भी अगर तुम इसको गौर से देखो कि कैसा आवेश है, बोलो जरा, असमान है कि नहीं, असमान। देखो यहाँ प्लस, सॉरी असमान नहीं, यहां पर होगा, यहां पर देखो ये प्लस ये भी प्लस, कैसा आवेश है, समान। समान क्यों, क्यों देखो दोनों प्लस है, यहां भी देखो ये माइनस दोनों क्या है, समान है। तो समान आवेश हम जानते हैं, यहां पर अगर हम कहें समान आवेश, तो समान आवेश क्या करेगा बताओ, ये समान आवेश हो गया। समान आवेश हम जानते हैं कि समान आवेश बराबर सर प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ध्यान दो, पहला में कौन सी था, वो समान आवेश आकर्षण कर रहा था। दूसरा काम देखो, ये कह रहा दोनों गुणनफल धनात्मक होगा, धनात्मक तभी होगा जब दोनों के चिन्ह समान हो। दोनों के जही चिन्ह समान हुआ, समान आवेश हो गया, और समान आवेश करता है प्रतिकर्षण। बेचारे बेंजामिन फ्रैंकलिन यही बात बोले थे। इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा 9th का, अब तो तुम बता ही सकते हो क्या हो जाएगा, बी इसका सही ऑप्शन हुआ। और 10 नंबर कह रहा अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो उस पर, वही वाला बात कि अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो क्या हो सकता है, उस पर प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी। अच्छा ये बात होगा कि नहीं, उस पर प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी और उस पर केवल प्रोटोने होगा, दोनों में अंतर फिर है। प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, मान लो प्रोटॉन 20 हो गया, इलेक्ट्रॉन 18 ही है, तो प्रोटॉन संख्या अधिक है कि नहीं, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ये 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन को कैंसिल, उदासीन कर दिया, 2 प्रोटॉन ज्यादा है, तब उस पिंड पर नेट कुल आवेश कितना होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। तो इसीलिए उस पिंड को अगर कहा जाए कि अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो उस पर प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बोला ये बात। ये 10वां का ऑप्शन ये एकदम सही है। बी पर जाओ, उस पर केवल प्रोटॉन होंगे, कहे केवल प्रोटॉन होगा भाई, प्रोटॉन ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से तो यो धनावेशित हो जाएगा, तो केवल प्रोटॉन नहीं चलेगा। सी नंबर, उस पर केवल इलेक्ट्रॉन होगा, केवल इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा ऋणात्मक क्या होगा, धनात्मक कहां से होगा, नहीं होगा। अब चौथा, ए और बी दोनों, बी होगा, जब बी होबे नहीं करेगा तो ए पर काहे के लिए सोचेंगे, बी हो ऑप्शन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इसका सही आंसर ए होगा। तो आज के क्लास में हम 10 अच्छे ऑब्जेक्टिव को देखें और इसके कंसेप्ट को समझें। अगर तुम लोग को लगे कि कुछ और क्वेश्चन हो सकता है तो हम अपना टेलीग्राम लिंक ग्रुप में भेज चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भेजना, और कोई डाउट हो तो फिर पूछना, उसका भी जवाब दिया जाएगा।